मैं न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स से अनिल वर्मा। और आज हमारे साथ बने हुए हैं भाजपा आईटी सेल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी एडवोकेट नरेंद्र भीमान जी। और इन्होंने भाजपा क्यों छोड़ी, तो इनसे जानेंगे आज इनकी पूरी कहानी, इन्हीं की जुबानी, कि भाजपा में रह कर के इन्होंने क्या ऐसी सेल में जो है क्या क्या कमियां रहीं या क्या, ये सभी जानकारी देंगे एडवोकेट नरेंद्र भीमान जी। तो नरेंद्र भीमान जी, ये आप जो है काफ़ी साल तक भाजपा में आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष, एससी सेल के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो वहाँ मतलब जो एससी समाज है, एससी एसटी या जो भी है ये समाज है, इसके लिए भाजपा ने क्या किया या क्या नहीं किया, या क्या इनकी जो है गलत नीतियाँ रही इनके प्रति, तो ये आप बताएंगे। पहले तो नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। मैं क्या नीतियाँ इनकी गलत बताऊं और क्या सही बताऊं। ना तो इनकी नीति कोई सही है और ना इनकी नीयत सही है। मेरा देश अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करता है बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन उन लोगों को भाजपा ना तो कहीं नेतृत्व देती है और ना ही किसी प्रकार की शक्तियाँ प्रदान करती है, ना ही शक्तिशाली पदों पर बैठाती है। और जो कानून बनाए जाते हैं, जो नियम बनाए, कायदे बनाए गए भाजपा के आने के बाद, आप देखो उसमें लगातार किसान, कमेरा वर्ग और आपके जवान जितने भी हैं सबको एक पायदान पर, ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया जहां एक तरफ कुआं है जहां खाई है। आप किसानों के कानूनों के बिल की बात करें, 3 काले कानून आए जिसमें 750 किसानों को अपना बलिदान देना पड़ा और तब जाकर वे कानून वापस हुए। आप अनुसूचित जाति के SC ST एक्ट को जब इन्होंने कमज़ोर कराया, एक बहुत बड़ा आंदोलन फिर पूरे देश में उभरा जिसमें भारत बंद का आह्वान किया गया। उसके बाद सरकार झुकी, घुटने टेके और तब जाकर मजबूरी में, जैसे आंदोलन किसानों ने किया ऐसे हमने किया, मजबूरी में इस सरकार को झुकना पड़ा और तब जाकर हमारे अधिकार वापस लौट आए। इसके बाद रह गई बात बैकलॉग भरने की। हमारे हरियाणा सरकार में अनुसूचित जाति के हज़ारों हज़ार पद खाली पड़े हैं, कोई उस पर बैकलॉग नहीं भरता। हम आवाज़ उठाते हैं, संगठन में अपनी बात रखते हैं, तो ये कहते हैं कि ये इस प्रकार के काम लेके मत आए हमारे पास, इस प्रकार के सुझाव देने के आप पदों पे नहीं है, आपका काम है केवल सरकार जो योजनाएं बनाए उसको जनता तक पहुंचाना। अब भाई ये काम सरकार का है, सरकार योजना बनाए तो उसको पहुंचाए। संगठन का काम है कि वो संगठन लोगों से जुड़ के उन लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाए। लेकिन नहीं, उस समय पे जो प्रदेश अध्यक्ष रहे और बाद में जो प्रदेश अध्यक्ष बने धनखड़ जी, तो धनखड़ जी ने तो अपने वक्तव्य में साफ कहा था कि भाई उन गड्ढों की तरफ मत देखो जो गड्ढे सड़क में हैं, उनकी तरफ देखो जो सड़कें हैं। जो काम हमने किए हैं केवल उन्हें बताएं, जो छूट गए हैं उन्हें मत बताएं। तो इस प्रकार की मानसिकता इनकी रही है। जवानों के प्रति देख लो, जवानों की नौकरियां 4 साल की ला के खड़ी कर दी। एक जवान भर्ती होगा, भर्ती होने के बाद वो अपनी नौकरी पूरी करेगा और नौकरी के दौरान अगर दुर्घटना हुई, अभी जैसे हमारा एक भाई पंजाब से था, उस पंजाब के भाई को अग्निवीर योजना में वीर बनाकर उसको भेजा गया भारतीय सेना में, और अमृतपाल जी नाम था उनका। तो उनको शहादत मिली, सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन सरकार ने उनको एक जो दर्जा शहीद का है वो भी उससे छीन लिया। एक जो सुविधा उसको मिलती थी वो छीन ली। उसके माँ बाप को जो आगे फैसिलिटी मिलनी थी शहीद परिवार होने के नाते वो नहीं मिली, वो छीन ली। यहाँ तक कि उसके संस्कार का जो राजकीय सम्मान होना था वो सम्मान भी उससे छीन लिया। तो ये सरकार किसी की नहीं है। किसान आंदोलन के समय जब ये एक प्रोपगंडा चला रहे थे, जब ये मेरे किसान परिवारों को खालिस्तानी बता रहे थे, उस समय मैं आईटी सेल में काम कर रहा था और SC मोर्चे का आईटी सेल का प्रभार मेरे ऊपर था, मैं संयोजक था प्रदेश का। तो मैंने उस समय मुख्यमंत्री को और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनको मैंने कहा कि आप खालिस्तानी तो नहीं बता सकते मेरे परिवारों को, आप ये तो नहीं लिख सकते। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे दादा के साथ मैंने खेती की है, मेरे पिताजी के साथ हमने अपनी फसलों में काम किया है, ईख बोया है, ईख नुड़ाया है, खोदा है, गेहूँ की बुआई की है, कटाई की है, हमने सरसों बोई है। तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए और इससे नाराज़ होकर मैंने इस्तीफ़ा दे दिया।
अच्छा नरेंद्र जी, जैसे आप तो एससी समाज के जो है वो 80 साल के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो ये दलित समाज के लिए इस सरकार ने क्या किया, और या ये दलित समाज के जितने भी कानून हैं उन कानूनों को में जो है ये सरकार धीरे धीरे बदलती जा रही है और उनको कमज़ोर करती जा रही है, और जो इनको सुविधा मिलनी चाहिए उन सुविधाओं से वंचित करने के लिए और इस सरकार ने जो वादे किए थे कि इतने यूनिवर्सिटियां तैयार करेंगे हम इतने साल में, और अभी तक जो है एक भी यूनिवर्सिटी तैयार नहीं की है, बल्कि वो मंदिर मस्जिद और ये धर्म के नाम पे जो है और आपस में जो है ये भिड़ाने का काम कर रही है। तो ऐसे में जो है एससी समाज कहाँ पुराने डर्रे पे तो नहीं ये सरकार उसको ला रही। आपका सवाल जायज़ है, वाजिब आज के समय पे। और अनुसूचित जाति के लिए इन्होंने क्या किया, पहले इसका जवाब दे दूं। सबसे पहले तो इन्होंने अनुसूचित जातियों को जो हरियाणा के अंदर प्लॉट दिए जाते थे 100 गज के, हुड्डा सरकार में, कांग्रेस सरकार में, उनको बंद कर दिया। वित्तीय विभाग एक अनुसूचित जाति का होता था, जिसको अनुसूचित जाति वित्तीय विभाग के नाम से जाना जाता है, वित्त विकास निगम के नाम से जाना जाता है। तो उस निगम को इन्होंने जो फंड आता था उसका बेड़ा गर्क किया, उसको समाप्त कर दिया गया। तीसरा, अनुसूचित जातियों की जो छात्रवृत्ति आती थी उस समय पे अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्रालय कृष्ण बेदी जी के पास होते थे, तो उन्होंने उस छात्रवृत्ति में हज़ारों करोड़ का घोटाला किया। उस घोटाले में किसी को कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी की ईडी की जांच नहीं हुई, किसी की सीडी की जांच नहीं हुई, लेकिन दूसरों के पास ये अगर कोई मूंगफली की चोरी भी कर ले तो उसमें ये ईडी को भेज देते हैं। अब आ जाते हैं अगले सवाल। एक वित्त विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति में व्यापार सेटअप करने के लिए लोन दिया जाता था, उसको बंद कर दिया। आपके बीपीएल के कार्ड काट दिए गए। आपकी लड़कियों की शादी में जो पैसा मिला करता था वो समाप्त कर दिया गया। आपके स्कूल, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना रहा है, शिक्षित बनो, तो इन्हें पता है कि वो नारा तभी संकल्पित होगा जब शिक्षित बनेंगे, शिक्षित होंगे तो संगठित होंगे, और संगठित हो जाएंगे तो संघर्ष करेंगे। अब ये लोग नहीं चाहते कि अनुसूचित जाति के लोग शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षित हो गए तो संगठित हो जाएंगे। इन्होंने पहला चरण जो इन्होंने पूरा किया तो शिक्षा को समाप्त करने के लिए स्कूल को बंद कर दिया। हरियाणा के अंदर 3500 स्कूल इन लोगों ने बंद कर दिए। अब उन 3500 स्कूलों में कोई इनके हायर क्लास के बच्चे तो नहीं जाते थे, जाते थे तो अनुसूचित जाति के बच्चे जाते थे। दूसरा, एक इन्होंने छद्म योजना चलाई, जिसको मैं सीधे सीधे कहता हूँ कि ये एक आवरण ओढ़े हुए योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे तो 500 रुपये फीस देनी होगी, और अगर आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाओगे तो आपको 1100 रुपये प्रति माह हम पैसे देंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हम प्राइवेट स्कूल को, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। आप अपने बच्चों के एडमिशन्स जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स में होते हैं वो सब प्राइवेट में कराइए, आपको 1100 रुपये पर मंथ मिलेंगे। कितने दिन तक मिलेंगे ये तय नहीं है। एक दिन ऐसा होगा कि सरकारी स्कूलों में संख्या बच्चों की 0 हो जाएगी, जिसको सरकार ये कहकर कि इन स्कूलों की अब आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनमें बच्चे नहीं हैं, उनको बंद कर देगी। उसमें शिक्षार्थी नहीं आते, विद्यार्थी नहीं आते, इसलिए बंद कर देगी। वहाँ टीचरों की भर्ती समाप्त कर देगी, तो रोज़गार भी जाएंगे और गरीबों की शिक्षा भी जाएगी। और उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स जितने हैं वो अपनी मनमर्जी करेंगे, क्योंकि सरकार की कोई बाउंडेशन और नियम नहीं है। तो इस सरकार ने पहली शिक्षा को चोट पहुंचाई। संगठित होंगे, संगठित शिक्षित होकर रोज़गार लगेंगे, रोज़गार इन्होंने समाप्त कर दिए, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन पे ला दिया। आज कौशल निगम को देखते हैं। कौशल निगम में मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल है सीधे सीधे आपसे कि आप ये बताएं मुझे, कौशल निगम के अंदर क्या आरक्षण की नीतियों का पालन किया जा रहा है? जो भर्ती प्रोसेस में होता है क्या कौशल निगम में भी वही है? उतना ही रिजर्वेशन SC ST और OBC को दिया जा रहा है? नहीं। आप करते कुछ है, कहते कुछ है। एक ठेकेदार कौशल निगम में एक कर्मचारी को 17,000 रुपये दे रहा है, अगला ठेकेदार उसी नौकरी के लिए, उसी काम के लिए 15,000 दे रहा है, अगला ठेकेदार उसी के लिए 10,000 पे कर रहा है। आज भी ठेकेदारी प्रथा इनके ऊपर हावी है और ये भ्रष्टाचार की जड़ बना हुआ है। तो अनुसूचित जाति के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल और केवल इसको कमज़ोर करने का काम किया है। और ये सरकार बिल्कुल, तो नरेंद्र जी,
अब ये आप काफ़ी साल से जो है राजनीति में सक्रिय रूप से जो है जुड़े हुए हैं, और अब चूँकि आप अनुसूचित जाति वर्ग से हैं और पानीपत में जो है ये मेयर की सीट जो है वो सुरक्षित सीट घोषित कर दी गई है, तो ऐसे में जो है आप मेयर पद के लिए की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, चुनाव तो मैं पक्का लड़ूंगा। कारण है इसका, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि हर चीज़ की चाबी, हर समस्या की चाबी राजनीति है। तो राजनीति में रहेंगे तो संसद में जाएंगे, और जब हम अपने अधिकारों के लिए किसी पद पे बैठकर लड़ाई लड़ेंगे तो उसका नतीजा, उसका निर्णय, उसकी आपकी जो एफिशिएंसी होगी उस निर्णय की, वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रोफेसर अवध ओझा जो हमारे हैं, मैं उनको बड़ा मानता हूँ, और वो हमेशा ये कहते हैं कि लाइफ के अंदर चुनाव ज़रूर लड़ना चाहिए। मेयर की सीट आरक्षित है या कोई और सीट आरक्षित है या कहीं और से चुनाव है, चुनाव तो मैं पक्का लड़ूंगा 100%, क्योंकि मेरे लोगों के लिए मुझे लड़ना पड़ेगा। आज पानीपत की हालत देख लो ना साहब, पानीपत की हालत में किया क्या है इन्होंने। नगर निगम को जब मैं देखता हूँ तो नगर निगम में सबसे पहला घोटाला निकल के आता है प्रॉपर्टी आईडी का। यासी कंपनी एक आई थी, उसको हज़ारों करोड़ का टेंडर दिया, उन्होंने गलत प्रॉपर्टी आईडी की डिटेल चढ़ाई, और अब उसको ठीक कराने के लिए जब आदमी जाते हैं प्रॉपर्टी आईडी बनवाने तो उससे हज़ारों रुपया रिश्वत का मांगा जाता है। दूसरा, सफाई की व्यवस्था देख लो आप पूरे पानीपत में, एक ज़रा सी बारिश पे पूरे पानीपत तालाब का रूप ले लेता है। तीसरा, हर जगह गंदगी पड़ी हुई है, हज़ारों करोड़ का टेंडर जाता है। चौथा, आपके आवारा पशु कितने घूम रहे हैं। खुद मेरी माँ एक दिन सुबह सुबह पार्क में घूमने गई जब सड़क पे, तो आवारा पशु ने टक्कर मारी और 3 जगह से रीढ़ की हड्डी टूट गई। और कितनी माताओं की टूटी है, कितने लोग भेड़ चढ़े हैं। बिजली की व्यवस्था देख लो आप, तारें जर्जर हुई पड़ी है, एक्सीडेंट डेली होते हैं। आप इसमें ट्रांसफार्मरों को गर्मियों में देखते, तेल उबलते हुए देखते हो, जिसमें बहुत सारे हादसे होते हैं। कई लोगों ने और कई मवेशियों ने बिजली के करंट की चपेट में आकर अपनी जानें दी है। अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट देख लो आप, 5वां, हर जगह कॉलोनी अवैध रूप से काटी जाती है, कोई विकास नहीं, कहीं खंबे नहीं है। मच्छरों की आप तादाद देख लो, पानीपत में मलेरिया डेंगू फैलते हैं। आप इसके बाद देखो नगर निगम में हमारे भर्ती प्रोसेस में जो सफाई कर्मचारी है बेचारे, वो किस स्थिति में पानीपत की सफाई कर रहे हैं। उनके इक्विपमेंट नहीं है, साधन नहीं है उनके पास, वे बिना हेलमेट के, बिना अच्छी ड्रेस के, बिना सैनिटाइज के वे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके लिए आगे फ्यूचर में क्या रहेगा उनका कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप इसमें गरीब जो लोग हैं उनके लिए आवास बनने थे, जिनके कड़ियों के बिना छत के आवास है, उस आवास में करोड़ों रुपए का गबन किया गया। बेचारे बिना छतों के आज भी लोग रह रहे हैं। तो एक तरीके से बड़ी मैं निश्चितता से कह सकता हूँ कि पूरी की पूरी बीजेपी सरकार जो निगम पे बैठी हुई है पानीपत के, वो भ्रष्टाचार है से भरी हुई है और टोटली फेल है इनका। अच्छा नरेंद्र जी, मेरा एक सवाल है कि ये हाली पार्क में जो है करीब 24-25 करोड़ रुपया इसके नवीनीकरण के लिए आया जी, कि यहाँ जो है ये पानी भरा जाएगा, हाली झील को तैयार किया जाएगा, और जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा जो है एक ये पूरे भारत में जो है अभियान चलाया था कि उस दिन जो है सभी तालाब और ये जितने भी जो उनका उद्घाटन होना था। और यहाँ भी पानीपत में हाली झील को जो हमारे सांसद संजय भाटिया जी और विधायक प्रमोद विज जी ने जो है यहाँ उसका उद्घाटन किया था, और ये कहा था कि ये जो है 2 महीने के अंदर अंदर जो है इस झील को पानी से भर दिया जाएगा और यहाँ वोटें चलेंगी। और 2 महीने तो खैर पता नहीं कब पूरे होंगे, लेकिन 2 साल ज़रूर होने को आए हैं, लेकिन अभी तक जो है पानी का एक बूंद भी इसमें नहीं है। और वो पैसा जो है कहाँ गया, तो इस बारे में प्रकाश डालेंगे। हाली पार्क पानीपत की विरासत है। इन लोगों ने पानीपत की विरासत के साथ छेड़छाड़ की है, और ऐसी कोई जगह इन्होंने नहीं छोड़ी जहाँ पे इन्होंने पैसे ना खाए हो। 24-25 करोड़ रुपए हाली पार्क के लिए नवीनीकरण के लिए आए थे, जिसमें बोट लगाने का, बोट चलाने का, ओपन थिएटर का, जिसमें कैंटीन का, जिसमें आपके फव्वारों का, जिसमें आपके शौचालयों का, सुलभ शौचालयों का
और जिसमें आपके अन्य व्यवस्थाओं का लगभग 17 से 18 प्रोजेक्ट उसमें लगने थे, लेकिन इन्होंने उसको कंपनी को पेमेंट कर दी और अभी तक उसमें घास खड़ी हुई है। आली पार्क एक जर्जर स्थिति में आज भी पहुंचा हुआ है। अब आ जाता है कि ऐसा हुआ क्यों। देखिए, इस सरकार के प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री और इस सरकार के सांसद से लेके विधायक और महापौर और इनके एमसीज, ये सब केवल वायदों की सरकारें हैं। लुभावने वायदे करते हैं, लुभावने वायदे करके जुमलों की सरकार, में जिसको कहता हूँ जुमलों की सरकार चलाते हैं, और कहने में और दिखावे में नंबर 1 पर है। दिखाएंगे आपको ये कि हम ऐसा करेंगे, आली पार्क को चमका देंगे, इतने करोड़ रुपए लगाएंगे, हम ऐसे करेंगे, हम यहाँ पे झील बना देंगे। अरे भाई पत्रकार साथियों, आपको ये सवाल पूछना चाहिए इन लोगों से कि इन्होंने आली पार्क को तो झील बनाया नहीं, लेकिन जितनी भी मेरी कॉलोनियों की गलियां हैं, जो घर हैं, उसमें 20-20 फुट नीचे चले गए, उनको झील इन्होंने ज़रूर बना दिया। वहाँ से भी करप्शन और इधर से भी करप्शन। हाली पार्क का पूरा पैसा ये खा चुके हैं, भ्रष्टाचार की वो भेंट चढ़ गया है। मैं इस बारे में आवाज़ उठाई है और मैं मानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि लोगों को भी इस बारे में पता है और वो भी धीरे धीरे मेरा समर्थन कर रहे हैं और मैं उनकी आवाज़ हमेशा उठाता रहूँगा। आप मेयर के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऐसे में अगर मेयर बन जाते हैं तो आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी शहर के विकास के लिए? पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूं। ये चुनाव देश का है 2024 में, लोकसभा के चुनाव की, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है, उसकी भी तैयारी मैं कर रहा हूं, और मैं निगम के चुनाव की भी तैयारी कर रहा हूं। देश मेरा है तो मैं हर चुनाव की तैयारी कर रहा हूं। मैं, आप ये नहीं कह सकते कि आप मेयर की तैयारी कर रहे हो। मेयर भी उसी का एक हिस्सा है। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी और जिस सीट पे मुझे कहेगी कि लड़ाई, मैं उस सीट के लिए खड़ा होऊंगा। हाँ, तो अब आपने जो कौन सी पार्टी, भाजपा को छोड़कर कौन सी पार्टी ज्वाइन की है? नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी को अभी रिप्रेजेंट करता हूं। मैं अक्टूबर 2022 में अपने नेता दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ कांग्रेस ज्वाइन की थी और कांग्रेस के साथ नीतियों पे मैं चलते हुए आगे उसको, पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ। हर आदमी जो कांग्रेस को समर्थन कर रहा है और जो अच्छा आदमी, अच्छी विचार रखता है, उसका कांग्रेस में स्वागत भी करता हूँ। रही बात मेरी कि मेयर बनने के बाद क्या करेंगे, अरे सर, हम तो हर चुनाव लड़ेंगे दिल से और देश के लिए काम करेंगे। इन लोगों ने जो काम किए, जो भ्रष्टाचार किए, उस भ्रष्टाचार के तुलना आप हमारे काम से करके देखना, आपको पता चलेगा कि हाँ, कांग्रेस की विचारधारा काम करने की रही है शुरू से। आप देख लो, अगर नेहरू जी वायदा किया था भाखड़ा नांगल डैम बनाने का, तो वो बना के दिया। इनकी तरह ऐसे नहीं है कि आली पार्क की तरह छोड़ दिया इन्होंने। अगर उन्होंने आईआईटी बनाने का वायदा किया था तो आईआईटी बनाई, अगर उन्होंने आईआईएम बनाने का वादा किया था तो वो बनाई, इंस्टीट्यूट बनाया, इसरो बनाया, आपकी इंडियन आर्मी को मजबूत किया, आपके एयरफोर्स को डेवलप किया, नेवी को डेवलप किया। दैन आफ्टर उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे देश में खोले जो शिक्षा का आज मूल आधार बना हुआ है, जिसमें पढ़ के लोग विदेशों के बड़े बड़े पदों पर, कंपनियों पर बैठे हुए हैं। तो ये नेहरू जी की बदौलत हुआ है, कांग्रेस की बदौलत हुआ है। इन लोगों की तरह नहीं है कि इन्होंने, अब ये मंदिर जो है वो सरकार का विषय नहीं है, मंदिर आस्था का विषय है और ये जनता का, देश का आस्था का सवाल है। वो आस्था के तहत उसको बनाए। सरकार का काम है धर्मनिरपेक्ष। जब हम संविधान के अनुसार देश चला रहे हैं तो धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की स्थापना करना। तो वो स्थापना में जो मंदिर बनाए नेहरू जी ने, उन मंदिरों से निकले हुए बच्चे आज पूरे विश्व में भारत का कीर्तिमान बना रहे हैं और खड़े हुए हैं, जिसमें सुंदर पिचाई जैसे लोग हैं जो फेसबुक को, गूगल को, इन बड़े बड़े संस्थानों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन मंदिरों से निकले हुए हैं अभी। तो नरेंद्र जी, जैसे आजकल जो है वो युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है भारत में और वोट भी चूँकि सबसे ज़्यादा युवाओं के ये होंगे, तो युवाओं के लिए कुछ योजनाएं आपने तैयार की हैं कि वो जो है उनका भविष्य जो है बने, सुरक्षित रहे, तो आज के टाइम की तरह नहीं कि वो जो है वो बेरोजगार फिरता रहे? मेरा देश युवाओं का देश है और अभी मैं भी युवा हूँ, इसीलिए ये सवाल किया है।
इसलिए मुझे चिंता मेरे भविष्य की है। आप सीधे सीधे कह सकते हो कि आपने अपने लिए क्या योजना तैयार की है। देखिए साहब, अगर कोई आदमी ये कहता है ना मेरे देश में कि पॉपुलेशन ज़्यादा है इसीलिए देश में संसाधन कम है, तो उनके लिए बता दूं जर्मनी एक देश है जिसकी पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा बढ़ी है, उसकी ग्रोथ रेट हमसे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर लोग अमीर हैं। मेरे देश में गरीबी का कारण, बेरोजगारी का कारण केवल और केवल लूट, भयंकर लूट है। बीजेपी राज में महाभयानक लूट हुई है ऊपर से लेकर नीचे तक। और जब इस प्रकार की लूट को हम रोक देंगे तो इस देश में ना भ्रष्टाचार होगा, ना बेरोजगारी होगी। युवाओं की बात का एक ही उदाहरण मैं दूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी की पुस्तक में लिखा हुआ है, जब हर घर को हम रोजगार से जोड़ देंगे तो बेरोजगारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और इसका सीधा इसका हल आज आपके टाइम पे कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं, जिसका मुख्य उदाहरण मैं दूंगा आपको अमूल, आपका लिज्जत पापड़। ये आपकी ऐसी सहकारिता फर्म है, ऐसी कंपनी है जिन्होंने 5 आदमियों से शुरू होकर और आज हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं। जब हम हर घर को रोजगार से जोड़ देंगे तो बेरोजगारी कहाँ रहेगी साहब। केवल महात्मा गांधी की उन बातों पर चलने से बेरोजगारी का समाधान होगा जिसमें कहा था कि रोजगार किसी एक कंपनी के, एक व्यक्ति के अधीनस्थ नहीं होना चाहिए, साम्राज्यवाद नहीं होना चाहिए, समाजवाद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी आपका। तो देखते रहिए न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स।